हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एनसीईआरटी। आज हमारा क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय जो पॉलिटिक्स के अंडर में आता है पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरीके से बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर एक चैप्टर को आप कवर कर सकें। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और क्लास 11th के एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेस के लिए एनसीईआरटी पढ़ना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क एंड इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं चैप्टर की ओर। तो इसका फर्स्ट पेज है। ये लड़का बोल रहा है, लीजिए एक और किताब याद कीजिए। लड़की बोलती है, लेकिन हम उन्हीं चीजों पर बात करेंगे जो हमसे जुड़ी है। फिर मैम बोल रही हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए और देखिए, यह कक्षा कुछ अलग होगी। जरा पन्ने पलटकर पृष्ठ 8 पर दिए बॉक्स में सुकरात के विषय में पढ़ो। फिर स्टूडेंट बोलता है, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे वह तरीका अच्छा लगा जिसमें उसने औरों के विचारों की असंगतियों को दिखाया है। तो फिर आगे पढ़ते हैं। वो लड़का बोलना चाह रहा था कि औरों के विचारों की असंगतियां मतलब सभी की बातों को टाल-मटोल करके बताया गया है। यहाँ पे सभी को बातों को प्रस्तुत किया गया है। ये बात अच्छी लगी उसे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पृष्ठ ये है राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय हमारा चैप्टर का नाम। और हम स्टार्ट करते हैं। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। इसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है, मतलब सबसे अलग है। क्या? एक उसके पास विवेक है और उसे उसी विवेक को अपनी गतिविधियों में उसे प्रस्तुत करने का योग्यता है। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। मनुष्य इस बात से भी अलग है कि उसके पास भाषा का प्रयोग करना आता है और एक दूसरे से संवाद करने की उसे क्षमता है। अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य अपने अंतरतम भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है, जैसे कि अन्य प्राणी नहीं कर पाते हैं। मनुष्य अपने अंतरतम भावनाओं और इच्छाओं को, आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। वह जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है, अपने उन विचारों को साझा कर सकता है और उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में होती है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें किसमें है बच्चों? मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में होती है। मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मानव जो अस्मिता है उसके पहलुओं में है। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है। राजनीतिक सिद्धांत कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित रखना चाहिए, हमें सरकार की जरूरत क्यों होनी चाहिए, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमारी हमारी जो आजादी है उसे कानून क्या सीमित रखता है। राज सत्ता की अपनी नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, इनको कौन विश्लेषित करता है? राजनीतिक सिद्धांत। इन सारे क्वेश्चंस का विश्लेषण कौन करता है? कौन करता है बच्चों? राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, तो हम सब आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत इस तरीके के प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। इन क्वेश्चनों का पड़ताल ही बस नहीं करता है, राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले कौन कौन से मूल्य हैं? स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार भी करता है। यह उनके और अन्य संबंध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक और चि- राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की
मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। मतलब ये अतीत और वर्तमान के जो राजनीतिक चिंतक हैं, उनको केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई सभी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और कैसे वर्तमान संस्थाओं जैसे कि सरकार और नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम राजनीतिक सिद्धांत का पहले उद्देश्य जानें, क्योंकि किसी भी चीज का वास्तविक जीवन में उद्देश्य नहीं जानेंगे, तो फिर उसका अर्थ हमारे जीवन में कुछ नहीं बच जाता है। नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने जब हम राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो फिर उनके बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण कौन देता है? राजनीतिक सिद्धांत। इस अध्याय में हम परखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। हम इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे बच्चों? राजनीतिक और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम सब मूल जो चैप्टर का स्टार्ट है 1.1, राजनीति क्या है। आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग-अलग राय देखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांवपेच से जोड़ते हैं और तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। ये कौन लोग करते हैं? राजनीति से जुड़े अन्य लोग जो हैं, वो राजनीति के बारे में कैसे सोचते हैं बच्चों? दांव पेच से जोड़ते हैं और आवश्यकता महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। हमारे लिए तो यही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते, झूठ वायदे करते और वो बढ़े चढ़े दावे करते, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप में हिंसा पर उतारू होते देखते हैं, तो वे राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। इसी तरीके से इन सभी को देखते-देखते हम सब ये सोचने लगते हैं कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम इस इस बात को अपनाते हैं, तो स्वार्थ में साधने वाले जो भी लोग को हम देखते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। यदि हम एक क्रिकेटर की टीम को में बने रहने के लिए जोड़-तोड़ करते हैं या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते तथा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। स्वार्थपरता के ऐसे धंधों से मोह भंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं। जो स्वार्थपरता है, मतलब स्वार्थ के लिए जो धंधों से मोह भंग होने पर
जो स्वार्थपरता के धंधे हैं, उन सब से हमसे हमारा मोह भंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं और हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है और मैं राजनीति से दूर रहता हूँ भाई। अब क्योंकि हम सब राजनीति को एक ऐसा मतलब कुचक्र के रूप में देखते हैं कि जैसे वहाँ पे ठगी हो रही है, धोखेबाजी चल रही है, भ्रष्टाचारी हो रही है, इसलिए हम सब अच्छा अपने आप को व्यक्त करने के लिए कहते हैं कि मैं राजनीति से भाई दूर रहता हूँ। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं है, बल्कि इससे लाभान्वित होने और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। जैसे कि साधारण व्यक्ति तो राजनीति से हताश है ही, परेशान है ही, मगर यह व्यवसायी और उद्यमी मतलब जो व्यापारी लोग हैं, वो भी राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं और उससे लाभान्वित भी होते हैं। नो बट वहाँ पे मुसीबतों के लिए वो आए दिन राजनीति को भी कोसते हैं। सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे कि वे इसी खेल में सम्मिलित होते हैं और वैसे ही वे अपने को इस खेल की जरूरत के अनुसार ढाल लेते हैं। जो हमारे सिनेमा के कलाकार हैं, वे भी राजनीति की बुराई करते हैं, मगर समय आने पर फिर वे भी अपने आप को उसी अनुसार ढाल लेते हैं। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिससे हमें अलग रहना चाहिए या पीछा छुड़ाना चाहिए, या यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होनी चाहिए। तो अब हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है, क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है, मतलब ये कोई गलत विधि है जिससे हमें अलग रहना चाहिए या पीछा छुड़ा लेना चाहिए? जैसे कि हम छात्राओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए? क्या यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए? और ये भी क्वेश्चन बन कर आता है क्या कि बहुत इम्पोर्टेंट गतिविधि है जिससे मतलब हमें जुड़े रहना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य को अच्छा बनाया जा सके? यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि राजनीति का संबंध निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है, जबकि ये नहीं है। हमें समझने की जरूरत है। राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। राजनीति क्या है? किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग, मतलब समाज में राजनीति का होना आवश्यक है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी। क्या टिप्पणी की थी? महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि हमें सांप की कुंड राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय हमारा पास अन्य कोई रास्ता नहीं है। राजनीति संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी भी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। महात्मा गांधी यहाँ कह रहे हैं कि हमें सांप की कुंडली की तरह राजनीति जकड़ रखा है और महात्मा गांधी स्वीकार करते हैं कि राजनीति से जूझने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों को ख्याल रखना आवश्यक होता है। अच्छा, जो समाज है वो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या कर सकता है? सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रख सकता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी हैं। ये परिवार और जनजाति जो है, आर्थिक संस्थाएं जैसी अन्य सामाजिक संस्थाएं, वो किसके लिए पनपी हैं? लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के लिए उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को कबूलने में मदद करती है।
इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकार कैसे बनती है और कैसे कार्य करती हैं, यह राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। सरकार क्या करती है, कैसे कार्य करती है, कैसे बनती है, यह किसमें दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण है? राजनीति में। लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक सीमित नहीं है। दरअसल सरकारें जो भी करती हैं वह प्रासंगिक होता है, क्योंकि वह लोगों के जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। हम देखते हैं सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। सरकारें हमारी किन किन नीतियों को निर्धारित करती है? आर्थिक, सामाजिक मतलब विदेशिक और शिक्षा नीति निर्धारित करती है। इन्हीं के हिसाब से हम सब देखो बजट पेश करते हैं, और विदेश नीति मतलब जैसे कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं, और शिक्षा नीति हमारी पढ़ाई में कौन सा विषय, कौन सा चैप्टर इंक्लूड होना चाहिए, सारे सारे जो नीति है, इन सारे से रिलेटेड जो भी निर्देश है वो सभी हमारी सरकार ही निर्णय लेती है। ये नीतियाँ लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता करती हैं, लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में भी डाल सकती है। एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार, जैसे कि एग्जाम्पल नहीं दूंगी, लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में भी डाल सकती है। अगर सत्तारूढ़ सरकार जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है, बाजारें तो बाजारें और स्कूल बंद हो जाते हैं। एक सत्तारूढ़ जो सरकार है, अगर जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देगी तो दंगे होंगे, झगड़े होंगे और बाजारें, स्कूल बंद हो जाएंगे। इससे हमारा जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। हम अत्यंत ज़रूरी चीज़ें भी नहीं खरीद सकते, बीमार लोग अस्पताल तक नहीं पहुँच सकते, स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित होती है इन दंगों के कारण। पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं हो पाता, हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। इन सरकार के कारण, अगर भ्रष्ट सरकार रहे, सत्तारूढ़ सरकार रहे, तो क्या-क्या हो सकता है वही बताया गया है। दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियाँ बनाती रहे, तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। एक अच्छा साक्षर वाला सरकार जो रोजगार बढ़ाने का नीति बनाता फिरे, वो हमारे बेहतर भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। चूँकि सरकार की कार्रवाइयाँ का हम पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं। हम संस्थाएँ बनाते हैं और अपनी माँगें जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं। हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं, तो हम विरोध करते हैं और वर्तमान कानूनों को बदलने के लिए अपने सरकारों को राजी करने हेतु प्रदर्शन भी आयोजित करते हैं। जब हम किसी के कानून से, नीति से असहमत रहते हैं सरकार के, तो हम उसके हटाने के लिए उसका विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि अभी हाल में ही किसान आंदोलन हुआ था। किसानों को नीति पसंद नहीं आई होगी, तभी वे प्रदर्शन किए होंगे। हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद-विवाद और विचार-विमर्श करते हैं। इससे हमारा वाद-विवाद और विचार-विमर्श भी होता है। भ्रष्टाचार बढ़ा कि घटा, ये सब भी हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है? क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं? हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं। इस तरीके से हम मौजूदा अव्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा रखते हैं। निश यहाँ पर एक पैरा छूट गया है, आओ अखबार पाचे।
वे कौन से मुद्दे हैं जो समाचारों के प्रमुख शीर्षकों के रूप में छापे गए हैं? क्या आपको लगता है कि आपके लिए कोई प्रासंगिकता है? तो आप समाचार का ये डेली मतलब आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। आगे बढ़ते हैं। हम पूछते हैं कि क्या सॉरी ये तो पैरा हो चुका है। निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित और वांछनीय है और क्या नहीं। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग-अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल हैं, जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं के इन वार्ताओं में सरकारों के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल होता है। तो दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उनके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव। यहाँ पे एक पैरा है। राजनीति हमारे दैनिक जीवन पर किस प्रकार असर डालती है? अपने जीवन की एक दिन की घटनाओं का विश्लेषण कीजिए। ये आप घर में बैठ के करिएगा कि जो हमारी राजनीति है, वो हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालती है। आप विश्लेषण करके अपने कॉपी में नोटबुक में लिख सकते हैं। तो दूसरी जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है, तो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है। तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। तब कहा जा सकता है कि हमारी जो जनता है, वह राजनीति में संलग्न है। राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? एक वाद विवाद का संवाद है। क्या विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि राजनीति में विद्यार्थियों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भाग लेना चाहिए कि नहीं? अपने-अपने बातों को प्रस्तुत कीजिएगा। यदि हम अपने आस-पास देखें तो हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा। लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो हमें यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों को निर्देशित किया है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। क्या कौन-कौन से आदर्श सिद्धांत हैं? लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अमेरिका और भारतीय संविधानों में किया गया है। अमेरिका और भारतीय संविधानों में क्या सिमिलर है? यहाँ अमेरिका से हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया है। हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों-रात नहीं हुई है। जो हमारे संवैधानिक दस्तावेज हैं, जो हमारे संविधान बनकर तैयार हुआ है, वो रातों-रात तो बना नहीं है। इसका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ, जिन पर कौटिल्य और अरस्तू से लेकर ज्यां-जैक रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तक के समय से विवाद होता आया है। जो हमारे राजनीतिक सिद्धांत है, संवैधानिक दस्तावेज है, वो रातों-रात तो बने नहीं है। इसका निर्माण विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ है, जिन पर जो कौटिल्य हैं, अरस्तू हैं, वहाँ उनके समय से लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तक के समय तक विवाद होता आया है। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था। क्या विचार विमर्श किया था? राजनीति और लोकतंत्र में कौन-सा तंत्र बेहतर है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि राजनीति और राजतंत्र जो है और लोकतंत्र है, उनमें से कौन-सा तंत्र बेहतर है? आधुनिक काल में सबसे पहले ये क्वेश्चन अच्छा है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने
अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था। क्या विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया था स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। जो आधुनिक काल में जो रूसो है, किसने सबसे पहले सिद्ध किया था कि स्वतंत्रता मानव मूल का मौलिक अधिकार है। रूसो ने। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया था कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी कि स्वतंत्रता। कार्ल मार्क्स का अपना मत था कि जो समानता का विषय है वो स्वतंत्रता के मायने भी में भी इम्पोर्टेंट है। तो जितने इक्वालिटी स्वतंत्रता रखती है उतनी ही समानता भी रखती है। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की थी। जो हमारे देश में है वो कौन से राजनेता? महात्मा गांधी। वो हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की। अंबेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। अंबेडकर का भी मत था कि अनुसूचित जातियां जो जो जाति अनुसूचित है उनको अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। मतलब जो कम जिनकी संख्या है, जिन जातियों की संख्या कम है उन्हें अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए ताकि वे बचे रहें, मतलब घट ना जाए। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया। जो ये विचार है उन्हीं के कारण भारतीय संविधान में प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया गया है। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। जो हमारे भारतीय संविधान है वो किसी रूप से छुआछूत के विषय को नहीं मानता और इस बात को निषेध करता है और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप को प्रतिबंधित करता है प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन पुनरावलोकन जैसे नीतियों की सार्थकता को की जांच करता है। यह इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो, मार्क्स और गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन ये जो है रूसो, मार्क्स या गांधी जी वो राजनेता तो बन नहीं पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया। लेकिन उनके जो विचार थे वो अन्य राजनेताओं को हर एक पीढ़ी में प्रभावित किए हैं। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक हैं जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं और अभी भी समकालीन जो विचारक हैं वे भी लोकतंत्र और स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। किनसे? रूसो, मार्क्स, गांधी जी। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताजा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों तथा संभावनाओं को चिन्हित करते हैं। यहाँ पे एक पैरा हमारा बच गया था। ऐसे किसी भी राजनीतिक चिंतक के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये आपका नोटबुक वर्क है, तो अपने नोटबुक में कीजिएगा। राजनीतिक विचारक जो है
उनके बारे में टिप्पणी कीजिएगा। क्या आप पहचान सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक कथन स्थिति में कौन सा राजनीतिक अच्छा, ये क्वेश्चन पूरा है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा अपनी नोटबुक में। और फिर जब मैं क्वेश्चन का सेशन इस चैप्टर का लेकर आऊंगी, तब यहाँ इस क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या यह सब अब हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है। हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों को उठना बंद कर नहीं हुआ है। जो भारत है स्वायत्त, सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है। और फिर भी स्वतंत्रता और समानता से जो प्रश्न उठते हैं, वह अभी बंद नहीं हुए हैं। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अन्य मामले में उठते रहते हैं और जीवन के और विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग दफ्तरों रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है ना? लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उसी तरह नहीं है। जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र है, उसमें समानता तो समान अधिकारों के रूप में बनी है, मगर जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र है, उसमें समानता हमें उस तरीके से नहीं दिखाई देती। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है समाज में उनके साथ जाति या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता है। संभव है कि कुछ लोग समाज में विशेषाधिकार प्राप्त हो, वहीं कुछ दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं तक से वंचित हों। ऐसा ज़रूरी हो सकता है कि बहुत सारों को विशेषाधिकार प्राप्त है और कुछ बुनियादी आवश्यकताओं से भी वंचित हैं। कुछ लोग अपने मनचाहे लक्ष्य को पाने में सक्षम हैं, जबकि कुछ लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए अभी ज़रूरी स्कूल पढ़ाई में भी अक्षम बने हुए हैं। उनके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है, बेचारे। दूसरे, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। हमारे जैसे कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। यह एक तरह से खेल खेलने जैसा है। हमें शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं जैसे हम सीखते हैं और उनके नियमों की व्याख्या कैसे करनी है। इस प्रक्रिया में हम खेल के ही नियम, नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार नई परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पूर्ण व्याख्या की जा रही है। इसकी इस एक मानगी तो यही है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए आंदोलनों द्वारा उनकी पुनर्व्याख्या करनी की गई है। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून द्वारा की गई है। समाज बार-बार नई चुनौतियों का सामना करता है। इस क्रम में नई व्याख्याएं पैदा होती हैं। समय के साथ-साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हुए और इसका विस्तार भी। यद्यपि न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है और इसमें क्वेश्चंस मतलब थोड़े कम बनेंगे और इसमें बस टिप्पणी के लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए या आप इस बात पर क्या कहना चाहते हैं। इस तरीके से इस चैप्टर में जहाँ तक देखा जाए कि क्वेश्चंस की संख्या तो कम है, मतलब जो हमारे डेटा है उस तरीके से क्वेश्चंस कम है, मगर अगर आप टिप्पणी करना चाहें, किसी की व्याख्या करना चाहें, तो आप आराम से इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं। और इस चैप्टर से इसी तरह के क्वेश्चंस जनरली ये आपके नॉलेज को गेन करने के लिए चैप्टर बेसिकली है कि आप इसके बारे में अपनी सोच क्या रखते हैं, समाज में कैसी स्थिति चल रही है, इस बारे में वो बता रहा है। जैसे-जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरों के नए-नए आयामों की खोज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, वैश्विक संचार तकनीक दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति
या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है। जो है वैश्विक संचार तकनीक, दुनिया भर में जो आदिवासी संस्कृति है, यह जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना ये आसान बना रही है। पर इसने आतंकवादियों और अपराधियों का भी नेटवर्क कायम करने में की क्षमता दी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ अगर अच्छा हो रहा है तो उसी के साइड बाय साइड कुछ खराब होने का चांसेस भी होता है। इसके अलावा भारत में भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी की तय है। अब तो ये हो भी रही है भाई कि भविष्य भविष्य की बात कर रही है। इंटरनेट द्वारा व्यापार तो हो रही है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दें उसकी सुरक्षा हो। अब हम जो सेवाएं ले रहे हैं, वस्तुएं ले रहे हैं, उसके जो डेटा है, मतलब हमें क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या खरीद रहे हैं, क्या नहीं, ये सभी जो सूचना है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। ये हमारा मत रहेगा कि हम अपनी सूचना को किसे प्रदर्शित करेंगे और किसे नहीं। इसलिए यूँ तो इंटरनेट जन, अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले नेटिजन, जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं इंग्लिश में? नेटिजन। सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते। जो इंटरनेट के जो यूजर्स हैं वो सरकारी नियंत्रण इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनके डेटा वे प्रस्तुत नहीं करना चाहते कि वे क्या खरीद रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं, उनकी क्या पसंद है कि इसलिए। लेकिन वे भी वैयक्तिक हुँ, सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन ज़रूर मानते हैं। मगर ये जो सुरक्षा है और गोपनीयता है, उसके हिसाब के लिए हम ये इंटरनेट यूज़र्स भी किसी न किसी प्रकार से इन रूल्स का फॉलो ज़रूर करते हैं। परिणाम स्वरूप ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ये सभी क्वेश्चन्स उठते हैं कि इंटरनेट यूज़र्स को कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वे क्या पोस्ट कर सकते हैं, क्या नहीं, इसके बारे में भी रूल्स हैं। क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप किसी भी अजनबी को कोई भी ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप चैट रूम में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या आप अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सकते हैं अपने चैट रूम में? ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या सरकार आतंकवादियों को सुराग लगाने के लिए किसी भी व्यक्ति की ईमेल में ताक-झाँक कर सकती है? अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि क्या गवर्नमेंट को इतनी छूट है कि हमारे जो व्यक्तिगत ईमेल है, जो हमारा पर्सनल ईमेल है, वो उसमें ताक-झाँक करे और किस लिए ताक-झाँक करे? आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए। क्या उनके पास सरकार के पास ये अधिकार है? कितना नियमन नियोजित है, मतलब कितना रूल्स हमारे लिए वैलिड है और किसको नियमन करना चाहिए, सरकार को या कुछ स्वतंत्र नियामकों को? मतलब सरकार को ये नियमों का मतलब नियमों को बनाना चाहिए कि किनको बनाना चाहिए? ये सभी क्वेश्चंस उठकर आते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में इन प्रश्नों के संभावित उत्तरों के सिलसिले में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसलिए यह बेहद प्रासंगिक है। तो राजनीतिक सिद्धांत इन बातों का उत्तर देती है। ये सारे क्वेश्चंस का उत्तर कौन देता है? राजनीतिक सिद्धांत। अब एक स्टोरी है। प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। आपसे इसके बारे में डेटाबेस क्वेश्चन किया जा सकता है कि सुकरात क्यों प्रसिद्ध था? क्या कहाँ का था? इसके लिए उसे एथेंस के शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया। अब कोई भी अच्छा इंसान, मतलब अच्छा इंसान जो सरकार के प्रति क्वेश्चंस करे और उसको दंड ना दिया जाए, ये तो हो नहीं सकता। ये तो अभी भी है। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने अब उनके जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा है। प्लेटो ने अपने पुस्तक द रिपब्लिक में
सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से सवालों की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है। और जो सुकरात है वो तो मृत्युदंड उनको मिल चुका है। तो सुकरात के जो शिष्य हैं कौन, प्लेटो, उन्होंने पुस्तक रची। उसका नाम क्या था, द रिपब्लिक। और उसमें सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उनके माध्यम से सवालों की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है। यह पुस्तक सुकरात और सेफलस, ये जो पुस्तक है वो सेफलस और सुकरात के बीच एक संवाद से प्रारंभ होती है। कौन पुस्तक, द रिपब्लिक। इस संवाद के दौरान सेफलस और उसके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो सेफलस है, उनके दोस्त हैं, उनके अनुसार जो न्याय की दृष्टि है वो अपर्याप्त है, मतलब इनफ नहीं है। सुकरात के तरीके से महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और असंगतियों को उजागर करने के लिए वह तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है। उसके विपक्षी आखिरकार स्वीकार करते हैं कि वे विचार जिनमें वे जीते थे चलने वाले नहीं है। जो सुकरात है वही सेफलस के जो विचार है न्याय की दृष्टि के अनुसार, सुकरात के विचार उनमें निहित सीमाएं और असंगतियों को जागर करने की तर्क बुद्धि का प्रयोग है, जो कि बहुत खास है। और इसके लिए ही सुकरात प्रसिद्ध हुआ था और इन्हीं विचारों को प्रस्तुत किया गया है कौन से पुस्तक में, द रिपब्लिक। राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। अब हमारा टॉपिक बनता है राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। इस पाठ्य पुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। वे कौन से पहलू हैं बच्चों? स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में हमने अध्ययन किया है। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं, तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है और यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया है कि आजादी या समानता क्या है और इसकी विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की है। राजनीतिक सिद्धांतकार जो हैं, उन्होंने ही हमें स्पष्ट किया है कि आजादी क्या है, उसमें समानता क्या है और इसकी विविध परिभाषाएं भी राजनीतिक सिद्धांतकारों ने ही प्रस्तुत की है। गणित के विपरीत जहाँ त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आजादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। अलग अलग व्यक्ति का स्वतंत्रता, समानता या न्याय के प्रति अलग अलग मत होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनेक परिभाषाएं हैं। स्वतंत्रता, समानता, आजादी और अन्य जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उनकी कई परिभाषाएं हो सकती है। अलग अलग मतों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। ऐसा किस लिए है बच्चों? क्यों डिफरेंट है सभी परिभाषाएं? क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। जो जो समानता है, स्वतंत्रता है, या हमारे मौलिक अधिकार है, उनका डेफिनेशन अलग अलग मतों के अनुसार अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि सभी ये सारे जो मौलिक अधिकार हैं, ये सारे वस्तुओं के बजाय हमारे मनुष्यों के साथ संबंधित होते हैं। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है और इन मतों को समझने और इनमें तालमेल रखने की जरूरत होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं? चलिए हम विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित सामान्य अनुभव से शुरू करते हैं। आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर के प्रतीक्षालय या ये पैरा बाद में पढ़ेंगे, जो हमारा पैरा है वो उसको पहले पढ़ते हैं, या दुकानों में कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुकानों में कतार जो मतलब लाइन लगाई जाती है उसको तोड़कर बहुत सारे बच्चे ही नहीं, हम युवा लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा करने वाले लोगों को पंक्तियों में पीछे कर दिया जाता है। यदि कोई देख लिया तो
उसे जो आगे तोड़कर गया है उसको पीछे खड़ा कर दिया जाता है, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। मैंने ऐसा किया हुआ है, फिर खुशी तो मुझे नहीं मिलेगी। कई बार वे आगे निकल जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि हम पंक्ति तोड़कर आगे निकल जाते हैं और जो लाइन में लगे रहते हैं वो ठगा महसूस करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं, कई-कई लोग बहुत ही विरोध भी करते हैं कि अरे! तुम लाइन में क्यों नहीं हो? क्योंकि हम जिनके लिए भुगतान करते हैं, उन सामानों या सुविधाओं को पाने में समान अवसर चाहते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए है, हम विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि हमें भी उन्हीं समानताओं की आवश्यकता है। जो सामान या सुविधा मिल रही है, उसमें हमारी भी समानता का अधिकार प्राप्त है। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं, तो हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर हो, तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित है। अगर ऐसा है कि समान व्यवहार सबके साथ होना चाहिए, तो वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर क्यों? तो फिर हम हमें ये लगने लगता है कि उनके साथ ये विशेष जो बर्ताव हो रही है, वो न्यायोचित है, अर्थात न्याय करने के योग्य है। ऐसा क्यों हम समझते हैं? इसे जानने से पहले ये जो पैरा है इसे कंप्लीट कर लेते हैं। आगे पढ़िए और देखिए कि सुकरात ने ऐसा यह कैसे किया। अब वो सुकरात वाला जो स्टोरी था सेफलस और सुकरात के बीच जो वार्तालाप हो रही थी वो कंटिन्यू किया गया है इस पैरा में। तो इस पूरे पैरा को जितने भी पैराज हैं उसको बाद में कंप्लीट किया जाए। पहले हमारा जो मेन चैप्टर में कोर्स है उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन हम प्रतिदिन यह भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं होते। और हम ऐसे लोग भी देखते हैं जो गरीब होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते या सामान या सुविधाओं को कीमत चुकाने के लिए ही रुपए नहीं होते, इतने गरीब होते हैं। कुछ लोग तो दैनिक मजदूरी करते हैं, जो घंटों पत्थर तो काटते और ईंट पाथते हैं। अगर हम संवेदनशील हैं, तो महसूस करते हैं कि यह अनुचित है कि समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती। तब हम यह अनुभव करते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरतनी चाहिए, क्योंकि सारे लोग इक्वल नहीं हैं। सभी अमीर नहीं है और ना ही सभी गरीब हैं। यहाँ इनइक्वालिटी है। कोई लोग गरीब हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, और कोई इतनी गरीब है कि उनकी ज़रूरतें, जो डेली लाइफ की ज़रूरतें हैं, वो भी सही से पूरे नहीं होती। तो हम ऐसा सोचते हैं कि निष्पक्षता बरतनी चाहिए, जो इक्वालिटी का हमारा मुद्दा है, समानता का मुद्दा, उसमें हमें चाहिए कि जो मतलब बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो अपने दैनिक जीवन के भी सामान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ नियम अलग से बनाए जाएँ या उनके लिए कुछ लाभ जारी किए जाए सरकार द्वारा। तो हम ऐसा सोचते हैं ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित ना हो। अर्थात हम इसलिए सोचते हैं ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित ना हो, ताकि उनका शोषण ना हो और आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों का शिकार ना हो। इस तथ्य पर गौर करें कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं इस भारत में भी और अन्य देशों में भी जो बहुत गरीब हैं और अपने दैनिक जीवन के लिए आय कमा रहे हैं। बच्चे होने के बावजूद उन्हें सही से अपना पेट भरने के लिए भी भोजन नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो अपने काम कर रहा है स्कूल जाने के बजाय। इस तरह अधिसंख्य लड़कियों को स्कूल से इसलिए हटा दिया जाता है। किस लिए हटा दिया जाता है? माँ-बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें घर में छोटे भाई-बहनों की देखभाल करनी होती है। हालाँकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार का गारंटी देता है। जो हमारा भारतीय संविधान है वो सभी को प्राथमिक शिक्षा एटलीस्ट प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का गारंटी देता है। फिर भी आप देख ही सकते हैं, लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। यह मात्र औपचारिक बन के रह गया है, मतलब कहने योग्य बस बन के रह गया है। क्योंकि आज भी भारत में बहुत सारे बच्चे प्राथमिक शिक्षा भी प्राप्त करने के लिए अप
मतलब योग्य नहीं है। हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे और उनके माता-पिता के लिए सरकार को कुछ न कुछ ज़्यादा ही करने की आवश्यकता है ताकि वे स्कूल जा सकें। इस प्रकार आप देख सकते हैं तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार भी काफ़ी जटिल हो चुके हैं। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं, तो खेल के मैदान में होते हैं, तो हम समान अवसर चाहते हैं। जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं, तो हम चाहते हैं कि किसी विशेष प्रावधान किए जाएँ। जब हम सब अक्षमता मतलब गरीब हो जाते हैं या किसी मतलब बुनियादी आवश्यकता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वे कुछ विशेष प्रावधान किए जाएँ हमारे लिए। लेकिन जब हम बुनियादी ज़रूरतें भी पूरा नहीं कर पाते, तब समान अवसर मिलना भी अपर्याप्त होता है, मतलब पर्याप्त नहीं होता। हमें स्कूल जाने या संसाधनों, रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल आदि का समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों से सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। इस प्रकार हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाओं के होने की वजह से वजह यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है। इसलिए हमारे पास समानता का डेफिनेशन बहुत सारे हो गए हैं और इसका रीज़न सिंपल सा है क्योंकि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है। हमने उसके उस अर्थ से शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए है या फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित बुजुर्ग, बूढ़े आदि बाकी लोगों के ये पैरा बाद में पढ़ूंगी जो सुकरात वाला है। पहले जो हमारा मेन चैप्टर है, मेन टेक्स्ट है, उसको पढ़ा जाएगा। लिए किया हमने अर्थ की कई परतें खोली। हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते रहे। हमें पूर्ण रूप से समझना होगा कि राजनीतिक सिद्धांत है क्या। राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांत का यह देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में कैसे समझा और बरता जाता है। ये विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत होती है, ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद पर किया जाना चाहिए, क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए। सॉरी ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर वे मुखातिब होते हैं। आप भी देख सकते हैं कि एक मसले बिल्कुल व्यवहारिक है। ये शिक्षा, रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियां तय करने में मार्गदर्शक करते हैं। जैसा समानता के मामले में है, वैसा ही अन्य अवधारणाओं के मामले भी हैं। राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजमर्रा के विचारों से उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है तथा नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आजादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं पर हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये बता दिया है कि अलग सा चैप्टर है, इसमें इन सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो हमारा आगे का टॉपिक बनता है हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। कोई तो रीजन होगा कि हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो ये रीजन क्या है जानते हैं। हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, सही बात है। हर एक इंसान का अपना अपना मत होता है राजनीति के प्रति, पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की जरूरत है। अब ये भी क्वेश्चन बनकर आता है, हम स्टूडेंट्स को राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की क्या ही जरूरत है। क्या ये राजनीतिक करने वाले राजनेताओं के लिए या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है। क्या राजनीति हम स्टूडेंट्स के लिए उपयुक्त है। ये राजनीति करने वाले जो राजनेता हैं, नौकरशाही जो करते हैं, नीति बनाने वाले और जो राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। बेहतर तो यह होगा कि राजनीतिक सिद्धांत, संविधान और कानूनों की व्याख्या करने वाले वकील और जज
और उन कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं और नए अधिकारों की मांग करते हैं। हमें आजादी और समानता का अर्थ जानने से क्या मिलेगा? ये बुक खुद ही बता रहा है कि हमें क्या मिलेगा भाई, हमें क्या मिलेगा? तो इसका आंसर इसी बुक में मिलेगा। पहली बात तो ये है कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है। छात्र के रूप में हम भविष्य में उपरोक्त पेशों में से किसी एक को चुन सकते हैं और इसलिए परोक्ष रूप से यह अभी भी हमारे लिए प्रासंगिक है। क्या हम गणित नहीं पढ़ते? जबकि हम में से सभी गणितज्ञ या इंजीनियर नहीं बनेंगे। तो बुक ही क्वेश्चन बुक में ही लिखा हुआ है और इसका आंसर भी बुक में ही लिखा हुआ है कि राजनीतिक सिद्धांत अगर हम पढ़ रहे हैं तो कि छात्र हमसे भविष्य में हम जो छात्र हैं उनमें से कोई क्या पेशा ये चूज नहीं करेगा कि हम जाके आगे कोई प्रासंगिक काम करे, कोई प्रशासन विभाग में काम करे, कोई नेता बने। अच्छा, हम गणित पढ़ते हैं जैसे कि मैथ्स पढ़ते हैं तो क्या हमें से सभी क्या बस गणितज्ञ बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे? क्यों? डॉक्टर नहीं बनेंगे क्या? पुलिस और भी बाकी सारे कैरियर्स हैं बनने के लिए। क्या इसलिए नहीं कि बुनियादी गण अंक गणित जीवन में सामान्यतः उपयोगी होता है? तो इसका सीधा आंसर है कि सभी गणित पढ़ते हैं और गणित हमारे बुनियादी अंक गणित जीवन में भी उपयोगी होती है। इसी तरह पॉलिटिक्स जो राजनीतिक है इसके बारे में और ये जानना हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोगी है। दूसरी बात यह कि हम सभी मत देने और अन्य मसलों के फैसले करने के लिए अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं और भारत में रहने वाले हर एक बच्चे का हर एक नागरिक का अधिकार है कि वो अपना मत दे, वो अपने मसलों के जो फैसले हैं उन पर ध्यान दे। दायित्वपूर्ण क्योंकि क्योंकि सिंपल सा आंसर है क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए उन राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। सूचना परक समाज में यदि हम में ग्राम सभा में सहभागी होना है या वेबसाइट या मतदान पर अपनी राय पेश करनी है तो हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। अब हमें मतदान तो करना होता है, वोटिंग वोटिंग तो करनी होती है। अब हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नहीं जानेंगे तो हम किसको वोट करेंगे या किस बात पर वोट करेंगे? इसके लिए हमें तर्कशील और जानकार होना निर्णायक है, आवश्यक है। यदि हम मनमाने तरीके से अपनी वरीयताएं प्रकट करें तो हम ज्यादा प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन यदि हम विचारशील और परिपक्व हों तो हम अपनी साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए नए मामलों को सॉरी नए माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। नागरिकों के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं। अब आपको बताया गया है कि नागरिकों के रूप में हम हैं, जो पब्लिक है वो संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं। हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते। हम ये सब डिसाइड नहीं करते कि कौन सा राग बज रहा है या कौन सा बजना चाहिए। ये सब मुख्य कलाकार डिसाइड करते हैं भाई। मुख्य जो पब्लिक है, जो श्रोता है, वो डिसाइड नहीं करती, वो बस सुनती है। लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं और मगर जो पब्लिक है वो कार्यक्रम जरूर तय करती है कि कार्यक्रम में अच्छा लगा या खराब। प्रस्तुति का रसास्वादान सॉरी रसास्वादान ओह फिर से रसास्वादन करते हैं और नए अनुरोध करते हैं। क्या आपने गौर किया है कि संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें श्रोताओं की जानकार और कद्रदान होने का पता रहता है? इसी तरह शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वालों को जनाभिमुख
बना देती है। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे संगीतकार है तब बेहतर प्रदर्शन करता है जब उन्हें श्रोताओं की जानकार और कद्रदान होने का पता चलता है। मतलब जो संगीतकार है, जो गाना गा रहा है या बजा रहा है, वो तभी बेहतर प्रदर्शन करेगा जब श्रोताओं के जानकार और कद्रदान का होने का उसे पता रहेगा। इसी तरह सिमिलरली शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वाले को जनाभिमुख बना देते हैं। अर्थात कहने का ये अर्थ है कि अगर जो देश के नागरिक हैं वे पॉलिटिक्स के प्रति शिक्षित और सचेत रहेंगे तब हमारे जो राजनेता हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नहीं तो हमारे जो इंडिया का हाल है वो फिर क्या ही बोले, आगे बढ़ता है। तीसरी बात यह है कि आजादी, समानता, धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं हैं। तीसरी बात यह भी है कि आजादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के जो अमूर्त मसले हैं, वे नहीं हैं। परिवारों, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यावसायिक केंद्रों आदि में तरह-तरह के भेदभावों का हम प्रतिदिन सामना करते हैं। हम स्वयं भी अपने से भिन्न लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, चाहे वे अलग जाति के हों या अलग धर्म के अथवा अलग लिंग या वर्ग के। यदि हम उत्पीड़न महसूस करते हैं, तो हम पीड़ा का निवारण चाहते हैं और यदि उसमें विलंब होता है, तो क्या करते हैं? तब हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति उचित है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि हम उत्पीड़न महसूस करते हैं या पीड़ा का निवारण चाहते हैं और उसमें अगर विलंब हो, देरी हो किसी प्रकार की, तो हम क्या करते हैं? हिंसा पर उतर जाते हैं, हिंसक क्रांति करने बैठ जाते हैं पोस्टर लेके। यदि हम विशेषाधिकार संपन्न हैं, तो हम सम्मान के लिए संघर्षरत अपने नौकरों और नौकरानियों के उत्पीड़न से भी इनकार कर देते हैं। अगर भाई हम ही विशेषाधिकार संपन्न हैं, तो जो सम्मान के लिए संघर्षरत हमारे नौकर या नौकरानियां हैं, उनके उत्पीड़न से भी हम इनकार कर देते हैं। कभी-कभी हम यह भी महसूस करते हैं कि हमारे नौकर उसी व्यवहार के योग्य है। कभी-कभी हम ये सोचते हैं कि जो नौकर के साथ हो रहा है होने दो भाई, जो उनके साथ हो रहा है। यही लिखा है। राजनीतिक सिद्धांत बस यही करता है। वह हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचार और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहन करता है। क्या करता है बच्चों? राजनीतिक सिद्धांत व राजनीतिक चीजों के बारे में हमारे विचार और भावनाओं को परीक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने पर हम अपने विचारों और भावनाओं में उदार होते जाते हैं। जो हम अधिक उसके बारे में जाने, समझे, विचार करें, तो हमारी जो भावना है उसके प्रति उदार होती है। और अंत में छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। हमारी अपनी राय होती है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या उचित है और क्या अनुचित। पर यह हम नहीं जानते कि वे तर्कसंगत है या नहीं। जब हम दूसरे से बहस करते हैं, तभी हम अपने विचारों का बचाव करने की जरूरत महसूस करते हैं और इसके लिए तर्क और युक्तियां तलाशते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय और समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित रूप से सोचने के लिए मजबूर करता है ताकि हम अपने विचारों को परिपक्व कर सकें और सार्वजनिक हित में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सके। तर्क वितर्क ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण साबित होती है। इससे हमारा जो जो तर्क वितर्क करने की क्षमता है वो स्किल बन जाती है और वो डेवलप होती है और हमारे सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है। राजनीतिक सिद्धांत छात्रों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे भविष्य में हम जो छात्र हैं
वही आगे राजनीति करेंगे। एक एक हेल्दी राजनीति के लिए, एक हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए छात्रों का उसमें इन्वॉल्व होना, उसके बारे में जानना और छात्रों का पढ़ा-लिखा होना बहुत आवश्यक है, ताकि वे आगे चलकर हमारे देश को अच्छा बना सकें। इसके इसके जो आगे है, ये सुकरात के बारे में बताया गया है। तो इसका जो जो भी ब्लू पैरा है, वो हमने छोड़ा था आगे के लिए, क्योंकि हमारा जो मेन टेक्स्ट है, वो कंप्लीट हो जाता, उसके बाद हम पढ़ते। तो इसका एक ब्लू टेक्स्ट जो ब्लू पैरा था, वो हमने पढ़ा हुआ था और उसके बाद वाला सारा छोड़ दिया था आगे के लिए। तो ये शायद ये हमारा फर्स्ट पैरा है जो हमने पढ़ा था। हाँ, इसके बाद वाले पैराज पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं। तो आगे बढ़िए और देखिए कि सुकरात ने ये कैसे किया। क्या क्या भाई? सेफलेस। तुमने अच्छा कहा, मैंने जवाब दिया। लेकिन जहां यह तक न्याय की बात है, यह है क्या? सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना, यह न्याय है? बस, इससे अधिक कुछ नहीं। और क्या इसके भी अपवाद नहीं होते हैं? अब बताओ भाई, सत्य बोलना और उसका ऋण चुकाना, यही न्याय है? जरा सोचिए, एक मित्र शांत चित्त भाव से अपने हथियार मेरे पास जमा कर देता है। अब वो मतलब कंडीशन दे रहा है कि थोड़ा सा सोचते हैं। बात बच्चे घुटने पर जोर दो, सोचो। एक मित्र शांत चित्त भाव से मतलब शांतिपूर्ण ढंग से अपने जो हथियार है उसके पास वो जमा करता है किसी दूसरे दोस्त के पास। उन हथियारों को ऐसी स्थिति में वापस करता है जब उसका दिमाग शांत नहीं। ठीक है, ऐसी स्थिति में वह क्या मुझे उसे हथियार वापस कर देना चाहिए और फिर वो जो हथियार मित्र मांगा था उसे मतलब जब उसका दिमाग शांत नहीं था तब उसने उस हथियारों को वापस मांगा। तो क्या वो हथियार हमें उन्हें लौटाना चाहिए? आप बिल्कुल सही है, उसने कहा। लेकिन तब सत्य बोलना और ऋणों को चुकाना न्याय की सही परिभाषा नहीं है, मैंने कहा। पहले हमने सीधे सीधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हो तो उनके साथ अच्छा करना और बुरे हो तो मतलब शत्रु बुरे हो तो उनके साथ बुरा करना न्याय है। हाँ, मुझे भी ये ठीक लगता है। ये कौन कह रहा है? सुकरात कह रहा है। आगे पढ़ते हैं। लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निस्संदेह जो दुष्ट शत्रु हो है उन्हें चोट पहुंचानी जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी? ये क्वेश्चन है। पहले से तो बुरी होती है भाई, चोट लगेगा तो बुरा ही ना होगा। कहने का मतलब है कि यह उनकी स्थिति बुरी होती है। उन्हें कि में घोटकत्व घोड़े के गुण कम होते हैं और श्वानत्व के गुण नहीं। भाई तो श्वानत्व जो कुत्ते के गुण है उस वो कम कैसे होंगे? घोड़े में अगर चोट लग रही है घोड़े को तो घोड़ा का गुण कम होगा, कुत्ते का गुण कैसे कम हो जाएगा? हाँ, घोटकत्व कम होता है, घोड़े के गुण कम होते हैं। और जब कुत्ते की स्थिति बुरी होती है तब उसमें स्वानत्व कम थोड़ी होगा। घोटकत्व सॉरी सॉरी स्वानत स्वानत्व कम होगा, मतलब घोड़े कुत्ते का गुण कम होगा, घोटकत्व घोड़े का गुण थोड़ी कम होगा। हाँ, ये भी सही है। और जब मनुष्य घायल होता है तो उसमें मनुष्यत्व कम होगा। हाँ, जब मनुष्य घायल होता है तो उसमें मनुष्य का गुण कम होगा। तो ये निस्संदेह बात है, इसमें कोई मतलब क्वेश्चन ही करने की आवश्यकता नहीं है इस बात पे। और यह मनुष्यत्व न्याय है? क्वेश्चन ये है, मनुष्यत्व न्याय है? तो निश्चित रूप से ये न्याय है। तब जो मनुष्य घायल हो जाता है वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। हाँ, परिणाम तो यही है। लेकिन क्या संगीतकार अपनी इस कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कैसे कर सकता है?
क्या घुड़सवार अपनी कला से उससे एक बुरा घुड़सवार बना सकता है? नहीं, असंभव। और क्या कोई अन्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? ये भी गलत है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? निश्चित रूप से नहीं। और ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, कोई अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता। अगर वो नुकसान किसी को पहुंचा रहा है तो वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है। हाँ, और जो न्याय करता है वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति होता है। ये हम सभी मानते हैं। तब मित्र या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं, वरन उसमें उससे ठीक उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है। हाँ, मेरा सोचना यह है कि सुकरात, तुम जो कह रहे हो वो काफी सत्य है। और जो किसी रोग से बचाव या रोकथाम में सर्वाधिक कुशल होता है, वही उसे पैदा करने में सर्वाधिक सक्षम होता है। सच बात है। जो शत्रु से जीत सकता है, वही किले को सबसे अच्छा रक्षक होता है। ये भी बात सत्य है। तब जो किसी का किसी चीज का अच्छा रखवाला होता है वही अच्छा चोर हो सकता है। ये भी बहुत अच्छी बात है, सत्य बात है। तब अगर न्यायपूर्ण व्यक्ति धन की रक्षा करने में अच्छा होता है, तब वह गबन करने में भी अच्छा होता है। मतलब जैसे कि जो न्यायपूर्ण व्यक्ति है वह धन की रक्षा कर सकता है तो उसे उड़ा भी सकता है। ये भी सत्य बात है। तब सभी न्यायपूर्ण व्यक्तियों को चोर बन जाने के बाद तुम यह तर्क दोगे कि जो अच्छे हैं वे हमारे मित्र हैं। पहले हमने सीधे-सीधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहा जाना चाहिए कि मित्र अच्छे हो तो उसके साथ अच्छा करना और जो बुरे हो शत्रु उनके साथ बुरा करना न्याय है। हाँ, मुझे ये ठीक लगता है। लेकिन क्या किसी को चोट पहुँचाना न्यायपूर्वक है? हाँ, जो दुष्ट और शत्रु हैं, उन्हें चोट पहुँचाया जाना चाहिए। अब बच्चों यहाँ से एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है बार-बार, बार-बार, तो यहीं तक बात फिनिश हो रही है। तो इसके बाद जो भी पैरा ब्लू वाले हैं, उन सभी बातों को फिर से रिपीट किया गया है। तो हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है और जो प्रश्नावली है जो हमारे चैप्टर की जो प्रश्नावली है उसे अगले क्वेश्चन के सेशन में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप बने रहिएगा और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे और आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद बच्चों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने मत ज़रूर प्रस्तुत करें।